गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 4 जुलाई। तो हम 4 जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेपर पर न्यूज़ है रिलेटेड टू द रफाल डील्स। अभी लास्ट ईयर आपने देखा था रफाल की डिलीवरी इंडिया में हुई थी, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि करप्शन चार्जेस बताए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया था। तो अब जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, उनके जज हैं, वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऐसा है या नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि क्या वो निर्णय निकाले, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि रफाल का मतलब क्या है और जेसीपी का मतलब क्या है, जॉइंट आपकी पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है। हम दोनों ये चीज़ पढ़ेंगे, ये हम अपने नोट से पढ़ेंगे, लास्ट में मैं बताऊंगा। पहले देख लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर अभी रिसेंटली जो तीरथ सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के जो सीएम बने थे, उनको मतलब अपना रिज़ाइन देना पड़ा और इनको दोबारा सीएम बनाया गया आपका पुष्कर धामी को। तो ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि आर्टिकल 164 के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इधर मेघदातु प्रोजेक्ट है, मेघदातु प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूट रहता है कर्नाटका में और तमिलनाडु में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नोट से। तो मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आज संडे है, आज एडिटोरियल सेक्शन नहीं आता। जो भी सेक्शन आता है रिलेटेड टू किस चीज़ से आता है, वो आता है आपका साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड, इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। कोई भी न्यूज़ काम की नहीं है। अगर आपको कोई भी न्यूज़ लगे, अगर आपको समझनी है कोई भी न्यूज़, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। कोई भी न्यूज़ को स्क्रीनशॉट लेके और वहाँ पे भेज सकते हो। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे आपके प्रोस्पेक्टिव वे से, तो वहाँ पे भेज सकते हो। मैंने सब कवर करता हूँ। अगर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वॉइस नोट में उसका जिस्ट मतलब उसे एक्सप्लेन कर दूँगा क्या क्या उसमें है। पर कोई भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, कोई भी मैं कवर सब कुछ करता हूँ। फिर वही तीरथ सिंह रावत वाली बात आती है, 6 मंथ की विंडो होती है। कोई भी अगर मेंबर है, अगर कोई भी मेंबर है या यानी कि कोई मंत्री है, यानी कि मिनिस्टर है, या कोई सीएम है, या कोई पीएम है, अगर वो पार्लियामेंट का भी मेंबर नहीं है, या फिर सीएम लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधान परिषद होती है उसका मेंबर नहीं है, या विधानसभा का मेंबर नहीं है स्टेट की, तो भी वो मिनिस्टर, सीएम और पीएम बन सकता है। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बोलता है। बेशर्त उसे क्या करना होता है, शर्त क्या है कि 6 मंथ के अंदर अंदर क्या लेनी होती है, इनकी मेंबरशिप लेनी होती है। अगर सीएम है तो किसकी मेंबरशिप लेनी होगी, तो विधानसभा की मेंबरशिप लेनी होगी। अगर पीएम है तो उसे संसद में किसी भी, या राज्य भवन की या लोकसभा की किसी की भी मेंबरशिप 6 मंथ के अंदर लेनी होगी। ठीक है ना। जहाँ पे 2 होती हैं, विधान पालिका विधान परिषद होती है, वहाँ पे भी किसी की भी ले ले, पर बेशर्त 6 मंथ के अंदर अंदर लेनी होगी। पर तीरथ सिंह रावत जो थे वो एमपी थे, पर वो सीएम बने थे। तो सीएम बने उन्हें विधानसभा की मतलब मेंबरशिप चाहिए। पर क्या था कि कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं करा पाए। जो भी गवर्नमेंट थी, कोई भी सीट पे इलेक्शन करा लेते, जो भी सीट खाली हो, या फिर कोई रिज़ाइन देता उस पर इलेक्शन करा लेते, पर नहीं करा पाए कोविड की वजह से। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न क्या है कि वहाँ पे 2021 में ही 22 में इलेक्शंस हैं, तो मार्च 2022 में इलेक्शंस हैं, तो बहुत कम समय बचा है। तो बार बार इलेक्शन का पैसा वेस्ट नहीं करना था। और एक पावर होती है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 साल तक कोई भी सीट को वहाँ पे इलेक्शन नहीं करा सकता, पर 1 साल बाद उसे कराना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा आर्टिकल 164 क्या बोलता है। तो 6 मंथ की सीमा खत्म होने वाली थी, तो ऑटोमेटिक रिज़ाइन हो जाते हो। तो उन्होंने उससे पहले रिज़ाइन देके और वहीं का जो आदमी थे उनको ही सीएम बना दिया गया उत्तराखंड का। फिर यूपीए सेक्शन के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। यूपीए ये एक तरह से एक्ट है, यूपीए एक्ट है ये, कि मतलब कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है इंडिया के खिलाफ बोलता है, सोवरेनिटी के खिलाफ बोलता है, तो ये लगाया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये लगाया जाता है। तो हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं। तो इस वाली जो न्यू आज का जो हमारे जो नोट्स हैं, इसमें इसको जैसे ये वाले नोट्स जो हैं हम इसमें आज इसको नहीं पढ़ेंगे, तो कि हम कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं। यूपीए एक्ट हो गया, सिडिशन हो गया, सिडिशन आर्टिकल जो सेक्शन 124 आता है आईपीसी का, वो हम कई बार पढ़ चुके हैं। जिससे गवर्नमेंट रोकती है कि उसके खिलाफ कोई ना बोले, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ना कुछ करे, तो इन एक्ट को लगा के रोकती है। अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी एलिजिबल हो गई हैं, वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी कर दिया है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू आईटी रूल्स। जो नए आईटी रूल्स आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट रूल्स जो आए हैं, ये मैं रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है प्रीवियस ईयर की वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना। मैं डिस्कस करता हूँ, उनके टॉपिक लिखता हूँ, मैं कौन कौन सा आज की मैं डिस्कस करूँगा वो टॉपिक लिखता हूँ। तो इसे भी रिपीट अभी नहीं करेंगे, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में क्या है। इसमें 3 टायर यानी कि 3 टायर में इसमें आप शिकायत कर सकते हैं। एक तो जो पोर्टल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो टेलीग्राम पोर्टल पे। दूसरा उससे ऊपर लेवल होता है, उसमें जज वज होते हैं रिटायर, उस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। और तीसरा होता है मिनिस्ट्री के अंदर ही एक पोर्टल्स होता है, उसमें जाके कर सकते हो। 3 टायर स्ट्रक्चर सिस्टम है।
और जिन भी कंपनी के जो बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे आपका हो गया फेसबुक हो गया गूगल हो गया, जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं, वो हर मंथली रिपोर्ट निकालेंगी। कौन सी रिपोर्ट? कि कितने आदमी की कंप्लेन करी, कितने आदमी की आपने सॉल्व करी, कितने आदमी क्या किया उस रिपोर्ट में, आपने क्या किया, मतलब पूरा आप डिटेल में लिखोगे क्या क्या किया। क्योंकि आपने देखा होगा कल गूगल ने अपनी रिपोर्ट निकाली है कि 36% उसने कॉपीराइट के ऐसे केसेस थे तो एक कॉपी करके दूसरे पे पेस्ट करते रहते थे, पोस्ट करते रहते थे, उनके पोर्टल बंद किए हैं, मतलब उनके वो डिलीट किए हैं। तो ऐसा इस वाले प्रावधान में बोला गया है इसके अंदर। ये हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता। दूसरी न्यूज़ वही आती है कि UAPA से रिलेटेड ये कुछ स्टूडेंट थे जो श्रीनगर के थे, गुजरात में पढ़ते थे, इनको एंटी टेररिस्ट बता के गुजरात ने और इनको UAPA के अंदर डाल दिया था। UAPA के अंदर 2010 में किया था, 10 साल से जेल में थे। अब इनको जो हाई कोर्ट है उसने इन्हें बली कर दिया है, छोड़ दिया है। तो ये है UAPA के बारे में। तो UAPA हम नहीं पढ़ेंगे। अनलॉफुल प्रिवेंशन, ये लिखी इसकी फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है, अगर आपको देखनी है कि फुल फॉर्म लिखी है, सॉरी एक मिनट। ये कुछ सॉरी एक मिनट रुक जाओ बस। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देख लें, यहाँ पे लिखी है, देखो इसकी फुल फॉर्म ये लिखी है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA बोलते हैं इसे, 2010 इसे एक्ट बोला जाता है। तो हम ये पढ़ेंगे इस वाले एक्ट के बारे में। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू आपका चाइना को मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया WHO ने। चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, ये भी हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे, पूरा नोट्स के अंदर पढ़ेंगे। क्यों किया कि पहले चाइना में बहुत सारे केसेस आते थे, इतने केसेस आते थे मलेरिया के, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इतने केसेस मिलते थे और बहुत केसेस मिलते थे। और सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं इंडिया में भी कम हुआ है मलेरिया, इंडिया में भी केसेस कम हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन केसेस आते थे, 6 मिलियन रह गए हैं 2020 की रिपोर्ट में। तो इंडिया में कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है। पर चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है। चाइना पहले बहुत केसेस आते थे, चाइना क्या करता है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, 523 प्रोजेक्ट लॉन्च करता है चाइना, और इसी 1967 में इसको लॉन्च किया गया था। और अपने साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते हैं कैसे मलेरिया को कम किया जाए। तो वो क्या करते हैं, 137 स्ट्रेटजी अपना के केसेस वहाँ पे कम कर देते हैं। और आज की तारीख में चाइना मलेरिया से मुक्त हो गया है। अगर 4 साल कंटिन्यूस किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में अगर केसेस नहीं आते, यानी कि इंडिजीनियस केसेस नहीं आते, कोई बाहर से घूम के आया वो आ गया तो वो हो सकता है, पर इंडिजीनियस मतलब वहाँ के लोगों में ही केसेस नहीं आते, तो उसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया जाता है। मलेरिया फ्री, कोई भी बीमारी फ्री घोषित कर दिया जाता है, तो घोषित कर दिया गया। दूसरी न्यूली सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंस इन द एशियन अफ्रीकन एलिफेंट में, मतलब कि स्टडी की गई है अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट की, कि क्या क्या इनमें डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो एशियन है ये कम रहते हैं फीमेल के साथ, जो जितना उसका टाइम पीरियड्स होगा मतलब उसी टाइम रहेंगे, कि जो टाइम होगा मतलब वो इनके बीच में जो भी होता है। और अफ्रीकन पूरी ज़िंदगी अपनी फ़ीमेल के साथ रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ। इसमें यही बोला गया है कि इसमें देखो लिखा है ना कि मेल एलिफेंट स्पेंड ओनली 12% ऑफ देयर लाइफ टाइम, मतलब पूरी ज़िंदगी का टाइम वो अपनी फ़ीमेल के साथ गुजारते हैं। इवन जो अफ्रीकन वाले हैं वो बहुत लंबा टाइम अपनी फ़ीमेल पार्टनर के साथ गुजारते हैं। तो इसमें यही बोला गया। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है कि वैक्सीन हेजिटेंसी से रिलेटेड, ये तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीज़ें बताइए कैसे हम कर सकते हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब जो घबराहट है लोगों के अंदर कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है, कोई भी उसके अंदर गलत फहमी है वैक्सीन से रिलेटेड, तो हम कैसे उसे ट्रैकल कर सकते हैं, ये भी हम अपने नोट से पढ़ेंगे। ये भी मैंने सब अपने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको फिर समझ में आ जाए। ये रफ़ाल के ऊपर है, जो मैं आपको रफ़ाल बताऊँगा, रफ़ाल के ऊपर है ये। दूसरी जो न्यूज़ है वो आपकी है जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी क्या होती है, जॉइंट पार्लियामेंट 164 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। उसके बाद क्या है कि मेक धातु प्रोजेक्ट क्या है, जो भी उसमें आया। उसके बाद जो आएगी आपकी चाइना सर्टिफाइड मलेरिया फ्री कंट्री क्या क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई चाइना, कौन सी कंट्री है, 1 2 3 स्ट्रेटेजी वो भी बताऊंगा। अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या स्टेटस है इनका। फिर एशिया एलिफेंट के बारे में बताऊंगा। कोविड-19 वैक्सीन हेजिटेंसी बताऊंगा, मतलब क्या होता है हेजिटेंसी, घबराहट क्या होती है कि आप लगवाना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम एक ओवर जिस्ट ले लेते हैं क्या क्या हिंदू के अंदर आया। अफ़गानिस्तान आफ्टर US एग्जिट। देखो अभी क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में तालिबान का असर था। ये
2002 में क्या हुआ था, जब यूएस में हमला हुआ था 2001 में, उसकी वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस पर हमला किया था तालिबान ने, वो जो आपके ओसामा बिन लादेन है उन्होंने हमला किया था और उसको रिस्टोर कर दिया था। उसके बाद जो उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, वो अपने सैनिक भेज देते हैं लड़ने के लिए तालिबान से अफ़गानिस्तान के अंदर। तो कम से कम 20-21 साल से सैनिक वहीं हैं और वो लगातार अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं। और अभी जो ओबामा ने बोला था कि हम उसको खाली कर देंगे, फिर ट्रंप ने भी सपोर्ट किया था क्योंकि उनके सैनिक की डेथ हो रही है, कुछ तो मर ही जाते हैं ना। फिर जो बिडेन है उन्होंने बोला है कि हम 11 सितंबर जो एनिवर्सरी होगी, मतलब 11 सितंबर 26/11 बोला जाता है जब अटैक हुआ था, तो सारे हमारे सैनिक वहाँ से विड्रॉल कर देंगे। तो इन्होंने यही बोला है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे सैनिक वहाँ से विड्रॉल कर देंगे। तो कुछ हिस्ट्री बताई है कि 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भेजा था अलकायदा ओसामा बिन लादेन से लड़ने के लिए। फिर 2015 ओबामा ने बोला था हम खाली कर देंगे। फिर बाद में भी और टॉक्स हुई थी बीच में, किस किस के बीच में हुई थी, ट्रम्प के, फिर बाइडन के, फिर कुछ पीस टॉक भी की गई थी कि पीस टॉक की जाएंगी ये सब चीज़ों पे। फिर इंडिया का क्या इसमें, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहीं ना कहीं तालिबान से बात की है कि इंडिया चाहता है कि हम भी तालिबान से बात करेंगे हमें कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। वो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है, डैम बनाए हैं, रोड्स डेवलप किए हैं। अब खुद बताओ, आतंकवादी कब्जा कर लेंगे तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि अफगानिस्तान एक तरीके से हमें बेस मिल सकता है, हम वहाँ पे अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश करके और सेंट्रल एशिया के टाइप मूव कर सकते हैं, अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। तो वो हमारा पैसा बच जाएगा, बिलियंस रुपीस खर्च किया है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम एक फ्यूचर तालिबान रिज्म जो है, मतलब कि क्या होता है कि चीज़ों में, मतलब जो तालिबान के साथ चल के मे बी टेररिज्म कम हो जाए, तालिबान हमारे इंडिया के सपोर्ट में रहे, अगेंस्ट में ना जाए। फिर ठीक है, जो पाकिस्तान बैक करता है, तालिबान को सपोर्ट करता है, जो आतंकवादी को सपोर्ट करता है, वो चूज़ कर ले कि आतंकवादी मतलब हमारी पाकिस्तान की भी ना सुने, तो एक तरह से पीस भी बन सकती है अगर ऐसा रहा। तो ये भी कुछ इशू है, ठीक है ना। तो ये सारे इशू हैं, तो हम इसके भी पढ़ेंगे। मतलब मैंने ऑलरेडी तो 2-3 चीज़ आपको पॉइंट बता दूँ क्या क्या प्रॉब्लम थी। देखो, एक तो लॉस ऑफ लाइफ्स, बहुत सारी ज़िंदगी गई हैं, फिर दोबारा से आतंकवादी बढ़ेंगे, फिर दोबारा से लाइफ, मतलब कि लोगों की जान जा सकती है। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ वार, मतलब कि जो आप लड़ाई लड़ते हो उसके साथ साथ डैमेज भी चीज़ें होती हैं, इंसान की जान भी जाती है, तो बहुत सारा कॉस्ट का भी लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। और एक तरीके से अमेरिका क्यों विड्रॉल कर रहा है, अमेरिका की लॉन्गेस्ट वार है कि 21 साल से किसी रीजन में रह के इंडिया मतलब यूएस कंटिन्यूस फाइट कर रहा है। इम्पैक्ट वार ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, आप खुद देखो, आदमी तो कुछ ना कुछ करके झेल सकता है, अब वुमेन उनकी पढ़ाई लिखाई, चिल्ड्रन उनकी पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ की पढ़ाई लिखाई एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन सब चीज़ों पे। फिर फाइनेंशियल ड्रेन होता है चीज़ों में, आप क्या करते हो, कंपनी को बेसिक या सोशल स्ट्रक्चर देने की बजाय हेल्थ हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस देने की बजाय पब्लिक को क्या लोगे कि बंदूक खरीदोगे अब बचाने के लिए, हथियार खरीदोगे दूसरे मुल्कों से, तो फाइनेंशियल का खाली पीली ड्रेन होता है, मतलब यूज़ होती है। अभी कुछ कंट्रोल बताया, देखो कितना एरिया तालिबान ने 42% एरिया घेरा हुआ है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास 19% एरिया है और 37% एरिया पे मतलब कि अभी लड़ाई ऐसा है वो किसी का भी नहीं है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों कंट्री के बारे में। दूसरी जो न्यूज़ आती है ईयू ग्रीन पासपोर्ट, ये कुछ नहीं है, अगर आपने वैक्सीन लगवाई है जो ईयू यूरोपियन यूनियन ने वेरीफाई की हुई है तो आप ग्रीन पासपोर्ट मिलेगा आपको, मतलब ग्रीन पासपोर्ट एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप यूएस में जाके मतलब यूके में जाके किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं। अभी परमिशन नहीं है। इवन इन्होंने कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कंपनी की, मतलब यूरोप की खुद वो वैक्सीन है, बहुत सारे नेशन में लग रही है, उस वैक्सीन को नहीं मान रहे इंडिया की। तो इंडिया ने भी बोला है कि आपके नेशन के हमारे यहाँ आएंगे, हम भी नहीं मानेंगे। अभी बात चल रही है आपस में, जो भी निर्णय आएगा वो देखेंगे। फिर क्या बोले, कैन रिड्यूस द सेस। अभी क्या है कि पेट्रोल जैसा आप खरीदते हो, पेट्रोल में तो टैक्स लगता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है और स्टेट गवर्नमेंट अपना वेट लगाती है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट सेस भी लगाती है, टैक्स ऑन टैक्स बोला जाता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है। तो कुछ सजेशन दिए गए हैं कि आपने क्या करना, आईसीआरए ने सजेशन दिए हैं कि आप क्या करो, थोड़ा सेस कम करो चीज़ों के बारे में। जो आरबीआई कुछ पॉलिसी, मतलब जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखो जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर आपने इधर से उधर जाना है, कोई सामान इधर से उधर पहुंचाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचाना है, तो पेट्रोल जो ऑयल है वो एक तरीके से मतलब उसमें ही सब यूटिलाइज होता है। अब पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज़ की, अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जो हमारी जो
फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, उसका टारगेट है कि इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई दर को, इन्फ्लेशन रेट को 2 से 6% के बीच में रखना है, और अच्छा हो तो 4% पे ही उसे कहाँ पे रखो, उसे 4% पे ही रखो। ऐसा किसने बोला है? ऐसा हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने बजट के टाइम पे बोला है। कि तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे लिखा है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हमारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि जो हम कंज्यूम करते हैं ना चीज़ें, उसका महंगाई दर नापने का ये इंडेक्स होता है। और ये कौन निकालता है? CSO निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, ये निकालती है इसे। और इससे हम महंगाई दर नापते हैं, कितनी महंगाई सस्ताई है। तो इसे 4% रखने की बात की गई कि 4% महंगाई रखो, क्योंकि महंगाई से भी कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? अगर थोड़ा बूम होगा, महंगाई होगी, तो ही चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी ना, मतलब पैसा होगा, पैसे की वजह से चीज़ ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने के लिए आदमी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में फ़ायदा होता है। तो 2 से 6 के बीच में कहीं ना कहीं 4 के आसपास रखो, पर अभी कितनी चल रही है? 6.3% की, 6 से ऊपर निकल चुकी है, तो एक तरीके से गलत है। और पेट्रोल की महंगाई देखोगे तो 8.59% ऊपर चली गई है। तो वही है कि मतलब आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। फिर इधर से RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करेगा। तो गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती है? गवर्नमेंट चेंज करे अपने टैक्स वैक्स रेट में, इसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अगर ये RBI अपने रेट वेट में चेंज करे, मतलब लोन वोन में चेंज करे, इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और अभी जो RBI मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्ट्रेंथ बोलते हैं, या हॉकिश बोल दो, या डोविश बोल दो, डोविश। अभी क्या फॉलो कर रहा है? एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्ट्रेंथ में। इसका मतलब क्या होता है कि अभी RBI क्या करेगा? मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करेगा, मतलब मार्केट को पैसा देगा, यानी कि अपने जो दर रेट है वो कम रखेगा। कम रखने से क्या होगा? लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोग ज़्यादा लोन लेके उसे यूटिलाइज़ करेंगे चीज़ों में। तो अभी क्या करने वाला है? RBI अपने दर कम रखने वाला है, फिर बाद में बढ़ा देगा दर, लोग कम लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरी सर्किल होता है, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल रखेंगे। ये मैंने बाद में पढ़ाऊँगा डोविश आपका हॉकिश पॉलिसी क्या होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि सेस कम करने के लिए बोला है। तो मैं आपको सेस और सरचार्ज में डिफरेंस बताऊंगा नोट्स के अंदर से। दूसरी न्यूज़ आती है गूगल के रिलेटेड, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। गूगल का सर्च इंजन है, सब पे कब्जा किया हुआ है गूगल ने, हर चीज़ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक नया सर्च इंजन आया है नीवा, यूके की गवर्नमेंट मतलब US में इसने एक कंपनी ने बनाया नीवा, याद रखो आप नीवा। ये भी एक सर्च इंजन ही है नीवा। 3 महीने तक फ्री चलेगा ये। अगर आपको 3 महीने ज़्यादा चलना है तो $49 इसके देने होंगे, पर इसमें कोई ऐड वैड, कोई प्राइवेसी, कुछ भी आपका खनन नहीं होगा। ये कुछ नहीं देगा, ये हमसे ही पैसे लेगा। गूगल क्या करता है? वो ऐड दे के पैसे लेता है कंपनियों से। तो वो भी है, कुछ दिक्कत भी होती है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है ओपेक नेशन से रिलेटेड। क्या हो रहा है कि ओपेक 2 कंट्री हैं, ओपेक और ओपेक प्लस, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट बोला जाता है इन्हें। तो ये क्या है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने बोला है, ओपेक प्लस नेशन बोला प्रोडक्शन बढ़ा दो। प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? जब सप्लाई बढ़ेगी ना तो दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो ये सब कुछ बात की गई है। तो मैं आपको ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री होती हैं अपने नोट्स के अंदर से। तो ये न्यूज़ थी हमारे रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड थी। आगे हम चलेंगे, आगे स्पोर्ट्स न्यूज़ स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते रहा करो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ओलंपिक आने वाले हैं, जो खिलाड़ी आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड से। अभी 2 लोगों को क्या मिला है अभी, मतलब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है खेल के फील्ड में। अर्जुन अवार्ड से बड़ा होता है राजीव गांधी खेल रत्न। 2 खिलाड़ी को दिया जाएगा, एक इंडियन वुमेन क्रिकेटर है मिताली राज, और दूसरे हैं R अश्विन। इन 2 को क्या दिया जा रहा है? राजीव गांधी खेल रत्न। और जो अर्जुन अवार्ड है वो बहुत सारे को दिया जा रहा है। सुनील चेत्तई जो है फुटबॉल के, नीरज चोपड़ा जो है जैवलिन थ्रो वाले हरियाणा के, और भी रेसलर बहुत सारे हैं उसके अंदर। तो बहुत सारे को दिया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है, ये मिताली का नाम भी आया, तो इनको अवार्ड दिया जाएगा। अभी रिकमेंडेशन पहुँची है, आगे वो अनाउंस होंगे जब मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी कुछ न्यूज़ हैं रिलेटेड टू। तो आप थोड़ा ध्यान रखो कि मतलब चीज़ों में, क्योंकि ओलंपिक में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। फिर जैसे ये प्रिया मोहन है, ये 400 मीटर रिले के अंदर जाएंगी, क्वालिफाई कर गई हैं। तो आपको इनको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये SSC में, UPPCS में, स्टेट सर्विस एग्जामों में पूछा जाता है। दूसरा हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ओवरव्यू उस पर भी दे देता हूँ आपको थोड़ा सा, इस पर मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, इसमें क्या क्या काम किया। संडे में इतनी न्यूज़ नहीं आती, कोई एडिटोरियल नहीं आते हैं। तो पहली न्यूज़ वही आती है, आर्टिकल 164 से नए जो CM बने हैं उत्तराखंड के, उनका नाम चेंज हो गया, पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं, क्योंकि वही 6 महीने के शपथ नहीं ले पाए, इलेक्शन करा नहीं पाए। इधर रफाल से रिलेटेड है, और JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से रिलेटेड है। जॉइंट पार्लियामेंट मतलब दोनों सदन के कुछ मेंबर इकट्ठा करके कमेटी बनाते हैं, कोई भी इशू हो उस पर वो बात करते हैं कि इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। सॉरी, 1 मिनट रुको।
आगे चलते हैं। इधर कोई न्यूज़ नहीं थी, इधर भी कोई न्यूज़ नहीं है। जो दूसरी न्यूज़ आती है, होमलेस पीपल टू शुड वर्क फॉर कंट्री। ऐसा किसने बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि आप थोड़ा ध्यान रखो, जो जिनके पास खाना पीना नहीं है उनका भी ध्यान रखो, कि उनको भी खाना प्रोवाइड करना है हम लोगों को, और वो भी एक तरह से कंट्री का पार्ट है। पर ऐसा इतना भी मत सोचो, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर लोगों को आप फ्री में खाना प्रोवाइड कराओगे नहीं, जो होमलेस है, तो फिर लोग सोचेंगे फ्री में खाना चीज़ें मिल रही हैं सब कुछ, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। ऐसा कोर्ट ने ही बोला है और ऐसा वो भी बोला है। पर थोड़ा ध्यान रखो, उन्हें मेन फील्ड में लाने की कोशिश करो, कोई नौकरी प्रदान करके या कोई भी चीज़ों में लगा के, ऐसा बोला है। फिर इधर एनजीटी के बारे में आया, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एनजीटी है क्या। एनजीटी क्या है, एनजीटी एक्ट से बनी है। 2010 में एक्ट आया था, उससे एनजीटी का गठन किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है, और ये सारे जो मुद्दे होते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाटर से, इन सबको अपना डिसीजन सुनाती है। इसके बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करना, डेली एनजीटी दूसरे दिन आती है, डेली नहीं पढ़ सकते, तो एनजीटी के बारे में बार पढ़ूंगा। और भारत तीसरा देश है जिसमें एनजीटी है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर है। और एनजीटी एक्ट 2010 में बनी थी, तो पार्लियामेंट से बनाई गई थी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई थी एक्ट से, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या रखनी है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती है। कोई इसके कोई जैसे सिविल कोड होता है ना, सिविल कोड क्या होता है, जैसे सिविल कोर्ट होती है आपकी कोर्ट, तो किस पे वर्क करती है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है, वो करती है सिविल कोड प्रोसीजर फॉलो करती है। तो एनजीटी क्या करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमारे नेचुरल के जो हमारे जस्टिस होते हैं उनको देखती है। फिर क्या बोल रहे हैं, मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंस इंक्रीज़ हो गई है, पता ही है लोग मर रहे हैं ज़्यादा, तो मोर्टेलिटी किसे बोला जाता है, लोग मर रहे हैं, तो इंक्रीज़ हो गई है सेकंड वेव में, पता ही आपको ज़्यादा लोग तो मरे ही हैं सेकंड वेव में, ऐसा सर्वे में बताया गया है। दूसरी आती है, लोग अब्रॉड से भी लोगों की जॉब जा रही है, कि लोग छोड़ के वापस आ रहे हैं अपने देश में, क्योंकि काम ही नहीं मिल रहा। तो इफेक्ट क्या बढ़ेगा, जो हमारा रेमिस्टेंसेस, जो बाहर से वो पैसा भेजते थे, वो हमारा डिक्रीज़ होगा। उसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा जो हमारे भंडार था, वो कम होगा। दूसरा चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब वो लोग आके यहाँ जॉब लेने की कोशिश करेंगे, या फिर जो यहाँ के लोगों की जॉब है वो ले लेंगे, तो इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। फिर बर्डन बढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। अब 10 लाख लोग वापस आएंगे, यहाँ ही तो खाएंगे, पहले वो विदेश में रहते थे, कमाते थे, बस पैसा भेजते थे, तो एक तरह से बर्डन इकोनॉमी पे बढ़ेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट न्यूज़ सब यूपी से रिलेटेड, अड्डा वड्डा, ये हमारे आज को पॉलिटिकल बहुत रहता है संडे के दिन, तो पॉलिटिकल पढ़ता है। फिर ये बोल रहे हैं कि 2 जो चाइल्ड नॉर्म्स हैं, जैसे असम गवर्नमेंट बोल रही है, यूपी गवर्नमेंट बोल रही है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी चाहिए, और उससे बोल रहे हैं कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ये कुछ बताएंगे चीज़ें। देखो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट है, मतलब एवरेज एक महिला औसत कितने तम बच्चे करती है इंडिया में, तो वो है 2.2, यानी कि 2 बच्चे 2.5 बच्चे के आसपास, उससे भी कम 2.2 बच्चे करती है, ऐसे औसतम रेट लगाया गया है। हमें कितना करना है, 2.1 करना है, जो हमारा टारगेट है। अगर हमें स्टेबल कंडीशन चाहिए तो हम 2.1 तो हम कर ही रहे हैं, तो 2.1 पे तो आ सकते हैं। तो वो लगा कि फ़ायदा ही नहीं है, आप ऐसे रूल लेके आओ जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। और जो 28 मतलब 25 में से 28 स्टेट का ऑलरेडी 2.1 से है या उससे कम है, तो आप ऐसे कानून लाओगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं, ऑटोमेटिक पॉपुलेशन कंट्रोल होती जा रही है। और फर्स्ट जो हमारी कंट्री ने पहली बार लॉन्च किया था, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कि फैमिली को मतलब कैसे प्लानिंग प्रोग्राम करना चाहिए 1952 में। और मतलब फर्स्ट 25 ईयर हो चुके हैं, चीज़ों को हम बरकरार करते आ रहे हैं चीज़ों में, और हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं कि जैसे कौन सा जो सेप्टन गोली होती हैं, वो गर्भ निरोधक गोली होती हैं। फिर या आपका स्टीलाइजेशन होता है, मतलब कि वो उससे स्टील कर देते हैं, मतलब नसबंदी बोल दो उसे हिंदी में, तो वो कर देते हैं। तो पहले देखा गया था 1770 में 75 में हमने फोर्सफुली कराया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर बाद में फैमिली प्लानिंग चीज़ें आई, कैंप लगा के चीज़ों को किया गया था। पर अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो हमारी पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल आती जा रही है। और 1994 में हम इंट्रीगेट, मतलब कि चाइल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम लाए थे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, महिला को बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करते करते हम चीज़ों पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। और फिर वही नेशनल पॉलिसी जो 2000 में आई थी, हमारी जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी, मतलब उसमें देखा गया फैमिली का साइज़ है, उस पर डिस्कशन किया हमने, तो हम दो हमारे दो जो नीति थी। फिर मतलब वही नसबंदी, आपको स्टरलाइजेशन टारगेट रखे गए, मतलब इतने लोगों को करना है। तो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था 2015 में 16 तक, उसमें देखा गया 39.6% जो
मैरिड वुमेन है जिनकी 15 से 49 ईयर एज है, उन्होंने मतलब 36% वुमेन ने कहीं ना कहीं अपना आपका स्टेलाइजेशन कराया, मतलब कि भी नसबंदी कराई। पर जो मेल है उन्होंने बहुत कम कराया। इसमें ये देखा गया 6% उन्हें, मतलब 1% आदमियों ने कराया, और 6% जो हमारे इंडिया में लेस देन 6% कहीं ना कहीं द मैन यूज़ द कॉन्डम। तो ये सब चीज़ें फैमिली प्लानिंग के लिए है। तो इन सब चीज़ों पर करते हैं, मतलब कि किस टाइप की होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव गोली होती है ना अपनी गर्भ निरोधक गोली, तो खाने वाली होती हैं या फिर इंजेक्शन लगवाने वाली होती हैं। वो आपको याद होगा छाया करके नाम था, वो इंजेक्टेबल वाली भी थी, बिना इंजेक्टेबल वाली भी थी, मैंने पढ़ा था, बहुत पहले दिमाग में आ गया। तो यही है कि हमारी जो इंडिया की फर्टिलिटी है वो ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा है, पर कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे यूपी, आसाम हो गया आपका, या फिर लक्षद्वीप हो गया, ये चिल्लाते रहते हैं कि मतलब नई फैमिली पॉलिसी रहनी चाहिए। तो नहीं, ये बोलते हैं कहीं ना कहीं हम चीज़ों में अच्छा कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मत करो, आप क्या करो, बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराओ, प्रमोट करो, गर्ल्स स्कूल जाए, मतलब इम्प्रूव करे, डेवलपमेंट हो वुमेंस की लाइफ में। तो वो अपने आप ही क्या होगा, अपने आप ही वो फैमिली प्लानिंग अपने आप करने लगेगी, 2 बच्चों की पॉलिसी अपने आप आने लगेगी। तो क्यों आ रही है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो है लड़की का जो शैक्षिक दर है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ रहा है, लड़कियां अभी पढ़ने लगी हैं, लड़कियां अभी समझने लगी हैं। तो उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिक होने लगी, ये बोल रहे हैं। जैसे चाइना ने पॉलिसी लेके आई, अब देखा कि चाइना कितनी बुरी कंडीशन में फंस गया, उनकी पॉपुलेशन बुढ़ी हो गई है, मतलब बुढ़े इन द सेंस जो 50 साल से उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा है, हमारी में 15 साल से और 49 साल के बीच के व्यक्ति ज़्यादा हैं। तो हमारी यंगस्टर पॉपुलेशन बोला जाता है, पर अब चाइना की क्या हो गई है, वो बुढ़ी पॉपुलेशन हो गई है कि मतलब ये कंडीशन आ गई। तो चाइना ने अब क्या किया, वो 2 जो चाइल्ड पॉलिसी थी उसको हटा दिया, अब इतने बच्चे करो, अब सरकार खुद बोल रही है। तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ऐसा मत करो, आप इस चीज़ पे काम करो, चीज़ों का। हमारा ऑलरेडी देखा गया है कि हमारा जो दर है, जो आपका मैंने बताया ना, आपका मतलब कि फर्टिलिटी रेट है, बच्चा पैदा करने का एक दर है, वो ऑटोमेटिक 1.3 हो जाएगा अगर इसी स्पीड से कम होता रहा। 1.3 हो जाएगा 2100 तक, मतलब 2100 मतलब कि 22वीं सेंचुरी के आसपास 2100 के आसपास खुद कम हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों पे काम करो, मतलब कि ये सब चीज़ में चीज़ें लिखी गई हैं किस किस पे आपको काम करना है। तो इंस्टेड टू इस पॉलिसी को लाने की बजाय आप इन सब चीज़ों के लिए काम करो। अगली जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड तो आती है वर्ल्ड से रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा हिंट बता दूं, अभी जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला मेरी सैलरी 5 लाख है, इतने का मैं टैक्स भरता हूँ। कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि प्रेसिडेंट को क्या क्या फ्री होता है, कि लाइफ टाइम प्रेसिडेंट को घर फ्री मिलता है, पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट रहे ना रहे, उन्हें घर एकोमोडेशन फ्री मिलता है। और उसके अंदर प्रेसिडेंट को मतलब एक एक्ट है उसके हिसाब से मिलता है कि प्रेसिडेंट आपका इमोल्यूमेंट एंड प्रिजनर जो आपका पेंशन एक्ट है 1951, इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को घर पूरी ज़िंदगी फ्री मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विस मिलती है, ट्रैवलिंग बाय द हाईएस्ट क्लास में ट्रैवलिंग फ्री मिलती है। तो टेलीफोन की और मतलब व्हीकल की सुविधा उनकी और उनकी वाइफ को दोनों को मिलती है। तो ऐसा बोला गया। पेंशन कितनी मिलती है, 50% जो उनकी सैलरी अभी 5 लाख है उसकी 50% उन्हें क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, ये बात याद रखना। और रिसेंटली कुछ ईयर में मतलब कि इन द लास्ट 12 ईयर प्रेसिडेंट सैलरी को इंक्रीज़ किया गया। देखो पहले क्या थी आपका 2008 में 1.5 लाख के आसपास थी, 2008 में 50,000 से बढ़ा के 1.5 लाख किया गया था। फिर फाइनेंशियल एक्ट 2018 सीरीज़ 5 लाख कर दी गई। तो देखो एकदम 5 लाख सैलरी इनकी बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ न्यूज़ है। अगली जो न्यूज़ है कि मैक्सिकन में एक जगह है, वो बस नाम याद रखना, युकाटन। आप मैक्सिका में जाएंगे तो ऐसे देखोगे, जैसे नॉर्थ अमेरिका है फिर मैक्सिकन ऐसे आ जाता है, मैक्सिकन जो मैक्सिको सिटी है वो ऐसे है। तो वहाँ पे जो एरिया है ये इसे बोलते हैं युकाटन। तो वहाँ पे क्या हो गया, आग दिखाई दिया, आग लगी। क्यों? क्योंकि जो अंडर वाटर गैस लीक हुई, अंडर वाटर पाइपलाइन होती है गैस की, तो उसमें लीक हो गया तो ऊपर आग लग गई। तो प्रीमिक्स नाम है, बस नाम याद रखो, और युकाटन मैक्सिकन युकाटन नाम याद रखो। पेनिनसुला जो कहाँ है वो वहाँ पे है। फिर ये ब्लैक सी का जिक्र आया इस पर। तो ब्लैक सी न्यूज़ तो हमारे काम की नहीं है, पर ब्लैक सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्री हैं वो आपको पढ़नी है, और ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर आके गिरती हैं वो आपको पढ़ना है। मैं आपको एक सीरीज़ मतलब करने वाला हूँ कि सारी जितनी रिवर्स हैं, जितनी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, और विद आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि विद कोई ट्रिक से बताऊँ कि आपको याद रहे ज़िंदगी भर। वैसे याद कर रखी मैंने टूबर्ग, पढ़ लेना। टूबर्ग एक बियर आती है, टूबर्ग से आप बनाओगे, डबल ए करना टूबर्ग, तो ठीक है ना। तो उसमें आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी कंट्री आसपास में आती हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है एफपीआई और एफडीआई,
हमारा इन्फ्लो बढ़ रहा है, ये आप पढ़ लेना। मैं कल ही पढ़ाया था, कल ही मतलब BOP पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देखना जी। उससे पहली वाली क्लास है उसमें BOP मैंने बताया, BOP, तो उसके अंदर आपको FDI और FPI का मतलब समझ में आ जाएगा। इधर भी IT रूल आए हैं, तो IT रूल मैं आपको बता ही चुका हूँ, सर्च कर लेना जाके आप कि कौन सी वाली, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कौन कौन से टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो ठीक है ना। और वैसे भी आप कंटिन्यूस रहेंगे तो आप ये कहीं ना कहीं पढ़ते रहेंगे मेरे साथ। तो इतनी न्यूज़ थी दोनों न्यूज़पेपर में। हम आते हैं अपने जो हमारे ये है, जो पहला जो आता है वो आता है रिलेटेड टू आपका, 1 मिनट रुक जाइए। पहला जो आता है वो आता है आपका ओपेक कंट्री के लिए, ओपेक कंट्री के लिए। सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ और इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है फिर दिक्कत आती है अपलोडिंग करने में। तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और इसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा जो आपको तुरंत बाद मिल जाएगी इसके अपलोड होने के। तो आप वो वीडियो जाके देख लेना, वो सिर्फ नोट्स के लिए बनाऊँगा, कि वो तो मैं हिंदू में बता चुका हूँ कौन कौन से आर्टिकल आए हैं। तो ओपेक बताऊँगा, ओपेक प्लस नेशन बताऊँगा, तो सारी चीज़ में बढ़ाऊँगा। इसमें 8 टॉपिक है, जो इसमें है 8 टॉपिक हैं जो मैंने हिंदू से उठाए हैं। इसके अंदर 8 टॉपिक है। सेस और सरचार्ज में अंतर बताऊंगा। 9 टॉपिक है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हिंदू का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप।